नमस्कार दोस्तों, सभी छोटे बड़े भाई बहनों का एनसीबी ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आगामी रेलवे की जो एग्जाम्स होने जा रही है, ग्रुप डी की जो एग्जाम्स होने जा रही है, उस एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए दोस्तों आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक का चयन किया गया है। वो है दोस्तों भारत में सत्याग्रह आंदोलन। देखिए दोस्तों, क्या है सत्याग्रह आंदोलन, किस प्रकार से भारत में सत्याग्रह आंदोलन सफल हुए। देखिए सत्याग्रह, दोस्तों सत्याग्रह दो शब्दों से मिलकर बना है, सत्य प्लस आग्रह। सत्य प्लस आग्रह अर्थात अन्याय और अत्याचार के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से और अहिंसात्मक तरीके से जो विरोध जताया जाता है उसे ही दोस्तों सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। अर्थात सत्याग्रह की प्रकृति होती है दोस्तों सत्य की स्थापना करना, सत्य की स्थापना करना, और इसका जो स्वरूप होता है वह होता है दोस्तों अहिंसात्मक स्वरूप होता है दोस्तों। यानी इसमें किसी प्रकार की हिंसात्मक गतिविधि का सहारा नहीं लिया जाता, यह आप ध्यान रखोगे। दोस्तों भारत में या विश्व में सत्याग्रह की जो देन है वो देन है दोस्तों महात्मा गांधी जी की। महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह की शुरुआत की, या यूं कहे महात्मा गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह की स्थापना की गई। महात्मा गांधी जी ने दोस्तों सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग किया था दोस्तों दक्षिण अफ्रीका देश में। कौन से देश में किया था? दक्षिण अफ्रीका देश में। यानी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जी ने सबसे पहले कौन से देश में सत्याग्रह की स्थापना की थी या सत्याग्रह की शुरुआत की थी। वो स्थान है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका देश, जो अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। हुआ क्या था दोस्तों दक्षिण अफ्रीका की जो नाटाल सरकार थी, वहां पर शासन करने वाली जो नाटाल सरकार थी, उसने क्या किया, वहां रहने वाले भारतीयों को मताधिकार नहीं दिए, यानी वोट डालने के अधिकार नहीं दिए। जबकि वहां रहने वाले भारतीय लोगों का यह मानना था कि वो भी वोट डाले, वो भी मताधिकार प्राप्त करें। तो महात्मा गांधी जी ने ऐसे लोगों के हित में सबसे पहले दोस्तों वहां पर सत्याग्रह का प्रयोग किया, और महात्मा गांधी जी का दोस्तों वहां पर सत्याग्रह सफल हो गया। तो इस प्रकार दक्षिण अफ्रीका देश में नाटाल सरकार के खिलाफ जाकर भारतीयों को मताधिकार के अधिकार दिलाए। किसके माध्यम से? सत्याग्रह के माध्यम से। तो महात्मा गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका में दोस्तों सत्याग्रह सफल हुआ। महात्मा गांधी जी की दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में और क्या बातें ध्यान रखोगे आप? महात्मा गांधी जी का आपको ध्यान रखना है कि महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में दोस्तों दो आश्रमों की स्थापना की थी। एक आश्रम का तो नाम था दोस्तों लियो टॉलस्टॉय, एक का तो क्या नाम था, लियो टॉलस्टॉय, और दूसरे का नाम था दोस्तों फिनिक्स। महात्मा गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में स्थापित दूसरे आश्रम का क्या नाम था दोस्तों? फिनिक्स आश्रम था। महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में एक पत्रिका भी शुरू की थी दोस्तों, एक समाचार पत्रिका शुरू की थी जिसका नाम था दोस्तों इंडियन ओपिनियन। क्या नाम था इसका? इंडियन ओपिनियन। डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। इंडियन ओपिनियन पत्रिका किनके द्वारा शुरू की गई थी? महात्मा गांधी जी के द्वारा। और ये पत्रिका महात्मा गांधी जी ने कहां शुरू की थी दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका में। अब दक्षिण अफ्रीका और महात्मा गांधी जी के बारे में दोस्तों दो और क्या बात याद रखोगे? पहली बात, महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए? महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर कब गए? दोस्तों महात्मा गांधी जी गए थे 1893 ईस्वी में। कब गए थे? 1893 ईस्वी में। दूसरी बात ध्यान रखनी है, महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश कब लौटे? स्वदेश कब लौटे, यानी भारत कब आए वापस? तो दोस्तों भारत आए थे 1915 ईस्वी में। कब आए थे? 1915 में। अर्थात महात्मा गांधी जी 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए थे और 1915 में वापस अपने देश
लौट गए, स्वदेश लौट गए, भारत लौट गए। जिस दिन महात्मा गांधी जी 1915 में भारत आए, उस दिन दोस्तों तारीख थी 9 जनवरी। कौन सी तारीख थी? 9 जनवरी। और उसी दिन से दोस्तों भारत में एक दिवस सम्मेलन मनाया जाने लगा, और उस दिवस सम्मेलन का नाम है दोस्तों प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन। क्या नाम है इसका? प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन। आपसे पूछ लिया जाए कि प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 9 जनवरी को। पहली बार वर्ष 2003 में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन मनाया गया। पहले प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन प्रतिवर्ष मनाया जाता था दोस्तों, लेकिन आजकल इसे 2 वर्ष से मनाया जाने लगा है। आप ध्यान रखोगे। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन किसकी याद में मनाया जाता है? महात्मा गांधी जी के स्वदेश लौटने की याद में मनाया जाता है। अब देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी जी के भारत में सत्याग्रह है। महात्मा गांधी जी के भारत में सत्याग्रह। दोस्तों महात्मा गांधी जी ने भारत में 3 सत्याग्रह आंदोलन किए थे। पहला सत्याग्रह आंदोलन हुआ था दोस्तों चंपारण में। कहां पर हुआ था? चंपारण में। और चंपारण दोस्तों वर्तमान में भारत के बिहार राज्य में है। कौन से राज्य में है? बिहार राज्य में। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ? यदि आपसे पूछ लिया जाए कि चंपारण सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ था, तो हुआ था दोस्तों 1917 ईस्वी में। कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। क्वेश्चन आ जाए कि महात्मा गांधी जी ने चंपारण में सत्याग्रह आंदोलन क्यों शुरू किया, तो शुरू करने का कारण था दोस्तों नील की खेती। क्या था? नील की खेती, या यहीं पर एक पद्धति लागू थी दोस्तों, उसका नाम था 3 कठिया कृषि पद्धति। 3 कठिया कृषि पद्धति। 3 कठिया अर्थात 3/20 भाग पर, जितनी भी जमीन थी उसके 3/20 भाग पर नील की खेती करवाई जाती थी दोस्तों यहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा। अब नील एक व्यापारिक खेती थी दोस्तों, यानी कपड़ों पर रंगत चढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। नील की खेती ज्यादा अधिक की जाती थी। तो नील की खेती से दोस्तों अंग्रेजों को व्यापार में ज्यादा लाभ होता था। तो उन्होंने क्या किया? वहां के लोगों को, चंपारण के लोगों को मजबूर कर दिया। कौन सी खेती करने के लिए? नील की खेती करने के लिए। अब वहां के लोग दोस्तों नील की खेती करने के लिए मना करने लगे, अंग्रेजों का विरोध करने लगे कि हम नील की खेती नहीं करेंगे, क्योंकि इससे एक तो हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ इसके कारण खाद्यान्नों का उत्पादन कम होने लग गया है। तो दोस्तों यहाँ देखो हुआ क्या, यहाँ चंपारण के एक व्यक्ति थे दोस्तों, उनका नाम था राजकुमार रामचंद्र शुक्ल। क्या नाम था? राजकुमार रामचंद्र शुक्ल। अर्थात राजकुमार रामचंद्र शुक्ल के कहने पर महात्मा गांधी जी चंपारण गए। कई एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि चंपारण में सत्याग्रह आंदोलन करने के लिए महात्मा गांधी जी को आमंत्रित किसने किया था? रामचंद्र शुक्ल नामक व्यक्ति ने आमंत्रित किया था। अब देखो दोस्तों, महात्मा गांधी जी गए चंपारण में, इन लोगों का साथ दिया, किसानों का साथ दिया, अंग्रेजों के खिलाफ गए। अंग्रेजों के खिलाफ जाकर जब विरोध जताया तो अंग्रेजों को दोस्तों यहाँ के किसानों और महात्मा गांधी जी की बात माननी पड़ी। तो उन्होंने नील की खेती की जो अनिवार्यता थी उसको समाप्त कर दी। जो कृषि पद्धति थी 3 कठिया पद्धति, उसको भी समाप्त कर दिया गया। अब यहाँ से और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे? चंपारण सत्याग्रह किसान आंदोलन से और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? वो ये पूछा जाता है कि इस सत्याग्रह आंदोलन में महात्मा गांधी जी की मदद किन्होंने की थी? तो दोस्तों मदद की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी ने। अर्थात चंपारण किसान आंदोलन में जेबी कृपलानी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा महात्मा गांधी जी का सहयोग किया गया।
तो दोस्तों भारत में ये महात्मा गांधी जी का पहला सफल भारतीय सत्याग्रह आंदोलन था। क्यों सुना जाए, महात्मा गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह आंदोलन कौन सा था? चंपारण किसान आंदोलन, जो कब हुआ था? 1917 में। क्यों हुआ था? नील की खेती या 3 कठिया कृषि पद्धति को समाप्त करने के लिए। और चंपारण में गांधी जी को बुलाया किसने था? आमंत्रित किसने किया था? राजकुमार रामचंद्र शुक्ल नामक व्यक्ति ने। अब आगे देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी जी के चंपारण के अलावा भारत में 2 और सत्याग्रह आंदोलन हुए थे दोस्तों। एक तो हुआ था अहमदाबाद में, एक तो कहां पर हुआ था दोस्तों? अहमदाबाद में। अहमदाबाद में मिल मजदूरों का विरोध था। किसका विरोध था? मिल मजदूरों का। अर्थात अहमदाबाद में एक मिल मालिक था दोस्तों, उसका नाम था अंबालाल साराभाई। अब मिल मालिक ने क्या किया? मिल में काम करने वाले मजदूरों को प्लेग बोनस देने का वादा किया था। और जो मिल मजदूर थे उनको दोस्तों जब कम बोनस मिल रहा था, कम प्लेग बोनस मिल रहा था, तो उन्होंने दोस्तों आंदोलन शुरू कर दिया या हड़ताल शुरू कर दी और मिल में काम करने के लिए मना कर दिया। यानी कि मिल मालिक उन मजदूरों को दोस्तों 20% प्लेग बोनस दे रहा था, लेकिन मजदूर दोस्तों 35% प्लेग बोनस चाहते थे। तो उन्होंने जब विरोध किया तो महात्मा गांधी जी ने दोस्तों इन मिल मजदूरों का साथ दिया। इस आंदोलन में मिल मजदूरों का साथ दिया और महात्मा गांधी के जुड़ने के कारण ये मिल मजदूर आंदोलन दोस्तों सफल हो गया। अहमदाबाद का मिल मजदूर आंदोलन सफल हो गया। आखिरकार मिल मालिक अंबालाल साराभाई को झुकना पड़ा। उन्होंने प्लेग बोनस को 20% से बढ़ाकर 35% कर दिया। भारत में तीसरा सत्याग्रह आंदोलन था दोस्तों खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन। कौन सा था? खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन। ध्यान रखना, खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन दोस्तों सूरत में हुआ था। कहां हुआ था? सूरत गुजरात में। सूरत गुजरात में। देखो खेड़ा या सूरत सत्याग्रह आंदोलन दोस्तों मुख्य रूप से किसानों से जुड़ा हुआ है। मुख्य रूप से किससे जुड़ा हुआ है? किसानों से जुड़ा हुआ है। यहां पर भी क्या हुआ था दोस्तों? किसानों पर लगान वर्दी कर दी गई थी या किसानों पर करों का बोझ बढ़ा दिया गया था। तो महात्मा गांधी जी ने दोस्तों इस लगान वर्दी के खिलाफ खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। इसका परिणाम यह हुआ कि महात्मा गांधी जी का यह आंदोलन भी सफल हुआ। किसानों के बढ़े हुए लगानों में कटौती कर दी गई। कटौती कर दी गई। इस प्रकार दोस्तों ये भारत में मुख्य रूप से 3 सत्याग्रह आंदोलन हुए थे। चंपारण बिहार 1917 में, अहमदाबाद और खेड़ा ये दोनों दोस्तों 1918 में हुए थे। दोनों कब हुए थे? 1918 में। पूछ लिया जाए अहमदाबाद सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ? 1918 में। खेड़ा किसान सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ? 1918 में। एक क्वेश्चन ये और ध्यान रखोगे, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि हाल ही में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन का शताब्दी वर्ष कब मनाया गया? 2017 को। 2017 को। अर्थात 2017 में चंपारण के 100 साल पूरे हो गए। तो यह है दोस्तों भारत में सत्याग्रह आंदोलन और महात्मा गांधी जी का योगदान। ध्यान से देख लीजिए दोस्तों आज का अपना पढ़ने का जो विषय है, जो महत्वपूर्ण बिंदु है, वह दोस्तों स्वतंत्रता आंदोलन से ही जुड़ा हुआ है और उसका नाम रखा है दोस्तों मैंने आज आजादी के दीवाने। अर्थात हम उन क्रांतिकारी भारतीय वीर शहीदों की बात करने जा रहे हैं जिन्होंने राष्ट्र की खातिर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए या हंसते हंसते राष्ट्र की खातिर दोस्तों बलिदान हो गए। आइए दोस्तों ऐसे ही हम कुछ वीर शहीदों की बात कर रहे हैं। देखिए आज का अपना महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों आजादी के दीवाने। आजादी के दीवाने अर्थात ऐसे वीर योद्धा जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों का त्याग कर दिया। देखिए दोस्तों हम मानचित्र के माध्यम से पढ़ रहे हैं, भारत के मानचित्र के माध्यम से पढ़ रहे हैं। इन वीर योद्धाओं के जन्म स्थान की लोकेशन का भी दोस्तों अध्ययन कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों ये अपना भारत है, ठीक है, सबसे प्यारा
हिंदुस्तान हमारा, इंडिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। देखिए, भारत में दोस्तों आजादी से पहले की बात है, यानी 15 अगस्त 1947 से पहले की बात है दोस्तों। ये जो इधर वाला भाग है दोस्तों, ये भारत से ही अलग करके पाकिस्तान को दे दिया गया। जिस प्रकार दोस्तों भारत का विभाजन हुआ, यानी भारत और पाकिस्तान नाम से दो देश बने ब्रिटिश भारत के, उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर एक पंजाब राज्य था। यहाँ बॉर्डर के दोनों तरफ पूर्वी पंजाब दोस्तों भारत में रह गया और इसका आधा हिस्सा दोस्तों पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में चला गया। इस पंजाब में दोस्तों, या फिर वर्तमान में पाकिस्तान में एक गांव है, उस गांव का नाम है दोस्तों बंगा। क्या नाम है इस गांव का? बंगा। इस बंगा गांव के वीर सपूत की कहानी पढ़ रहे हैं आज दोस्तों अपन, और उन वीर सपूत का नाम है दोस्तों भगत सिंह। क्या नाम है दोस्तों इनका? भगत सिंह। भगत सिंह को कौन नहीं जानता दोस्तों? भगत सिंह का नाम लेते ही हर युवा का आज भी रोम रोम खड़ा हो जाता है दोस्तों। उसका हृदय साहस से भर जाता है, वीरता के भाव से भर जाता है। ऐसे ही एडल्ट आइकन की दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, भगत सिंह का जन्म, वीर शहीद भगत सिंह का जन्म। दोस्तों वीर शहीद भगत सिंह का जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 ईस्वी में। वीर शहीद भगत सिंह का जन्म कब हुआ था दोस्तों? 28 सितंबर 1907 में। जिस स्थान पर इनका जन्म हुआ था उस स्थान का नाम है दोस्तों बंगा, और बंगा वर्तमान में दोस्तों पाकिस्तान में है, यानी विभाजन के बाद में इस स्थान को पाकिस्तान में ऐड कर दिया गया। अब जो भगत सिंह है, भगत सिंह का उपनाम, शहीद भगत सिंह का उपनाम है दोस्तों शहीद ए आजम। शहीद ए आजम। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, या बहुत सारी कंपटीशन एग्जाम्स में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि शहीद ए आजम के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो शहीद भगत सिंह को शहीद ए आजम के नाम से जाना जाता है। शहीद भगत सिंह के द्वारा दिए गए नारे, क्या शहीद भगत सिंह ने कौन सा नारा दिया था दोस्तों? शहीद भगत सिंह के द्वारा दिया गया नारा है इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किनके द्वारा दिया गया? भगत सिंह के द्वारा दिया गया। भगत सिंह के द्वारा दिया गया दूसरा नारा था दोस्तों साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। साम्राज्यवाद मुर्दाबाद का मतलब है दोस्तों इन्होंने ब्रिटिश शासन का विरोध किया है, ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध किया है, अर्थात ब्रिटिश साम्राज्य लोकतंत्र के हित में नहीं है, इसलिए उन्होंने क्या कहा है? साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। शहीद भगत सिंह, शहीद भगत सिंह ने दोस्तों दो संगठनों की भी स्थापना की है। एक संगठन का नाम है दोस्तों HSRA। क्या नाम है इसका? HSRA। HSRA का मतलब है दोस्तों हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी या हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। दोस्तों यह एक ऐसा संगठन रहा है जो देश को आजाद कराने के लिए पूरी तरह से प्रयास करता था, या इसमें देश को आजाद कराने के लिए नौजवानों को प्रशिक्षण दिया जाता था कि किस प्रकार हमें अंग्रेजों की गलत नीतियों को समाप्त करना है, विदेशी शासन को हमें समाप्त करना है, कैसे हमारे स्वदेशी शासन की हमें स्थापना करनी है, कैसे हमें आजादी प्राप्त करनी है, किस प्रकार से हमारे देश का हमें संविधान बनाना है। ये सभी बातें किसकी थी दोस्तों? HSRA की, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की या एसोसिएशन की। इसके अलावा दोस्तों यदि देश को आजाद कराने के लिए जिन हथियारों की खरीद के लिए जो पैसों की आवश्यकता थी उसकी पूर्ति भी दोस्तों भारत में यह संगठन करता था, यानी HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। दोस्तों इस संगठन से सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, उशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी, ये सभी क्रांतिकारी दोस्तों इनसे जुड़े हुए थे। तो भगत सिंह HSRA के सदस्य थे। इसके अलावा भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा की स्थापना की। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि नौजवान भारत सभा नामक संस्था की स्थापना किनके द्वारा की गई, तो दोस्तों भगत सिंह के द्वारा की गई थी। अब देखिए दोस्तों भगत सिंह पर आरोप क्या लगे थे? शहीद भगत सिंह पर आरोप क्या लगे थे? शहीद भगत सिंह पर दोस्तों मुख्य रूप से 3 आरोप लगाए गए थे।
पहला आरोप था दोस्तों क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा देना। क्रांतिकारी एक्टिविटीज होती थी या जो गतिविधियां होती थी उनमें लिप्त होने के कारण शहीद भगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था। दूसरा महत्वपूर्ण कारण था दोस्तों संसद बम कांड। दूसरा महत्वपूर्ण आरोप क्या लगाया गया था? संसद बम कांड। दिल्ली स्थित सेंट्रल असेंबली में या दिल्ली में स्थित संसद भवन में भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर खाली बेंचों पर बम फेंक दिए थे। हालांकि उसी टाइम पर भगत सिंह ने कह दिया था हमने जो बम फेंके हैं वो किसी की जान लेने के लिए नहीं फेंके हैं, बम फेंकने का हमारा उद्देश्य था बहरे अंग्रेजों को सुनाना, बहरे अंग्रेजों को सुनाना कि उन्हें हमारा देश छोड़ देना चाहिए। इनके ऊपर लगाया गया दोस्तों जो तीसरा आरोप था वो था दोस्तों बर्नी सैंडर्स हत्याकांड। बर्नी सैंडर्स हत्याकांड। ये बर्नी सैंडर्स हत्याकांड क्या था दोस्तों? यानी सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु इन्होंने मिलकर क्या किया दोस्तों? ये एक अंग्रेज पुलिस अधिकारी था जिसका नाम था सैंडर्स। इसकी दोस्तों गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्या करने का कारण यह था कि सैंडर्स और कैप्टन स्ट्रोक के कारण लालाजी पर लाठीचार्ज किया गया था जिसके कारण उनका देहांत हो गया था और उसी राष्ट्रीय अपमान का बदला लेने के लिए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने बर्नी सैंडर्स की हत्या कर दी। तो दोस्तों इन तीनों ही बातों से पता चलता है कि शहीद भगत सिंह के द्वारा ऐसा कोई गुनाह नहीं किया गया था कि उनको फांसी ही दे दी जाए, उनको फांसी ही दे दी जाए। क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू की थी उन्होंने, क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने भारत में गलत शासन किया था। संसद बम कांड किया, उन्होंने वहां पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। कहने का मतलब केवल वो अंग्रेजों को अपनी बातों के बारे में जताना चाहते थे कि ये हमारी मांगे हैं, आप पूरी कीजिए। बर्नी सैंडर्स की हत्या सही की थी, इन्होंने पहले गलती की थी, लालाजी की हत्या कर दी थी। तो इसी राष्ट्रीय अपमान का बदला करने के लिए बर्नी सैंडर्स की इन्होंने मिलकर हत्या कर दी। तो दोस्तों हुआ क्या था? इन आरोपों के कारण शहीद भगत सिंह को दोस्तों फांसी दे दी गई। शहीद भगत सिंह को क्या दे दी गई दोस्तों? फांसी दे दी गई। फांसी का दिन था दोस्तों 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931। केवल भगत सिंह को ही फांसी नहीं दी गई, यहां पर भगत सिंह के साथ दोस्तों सुखदेव को भी फांसी दे दी गई। किसको फांसी दे दी गई? सुखदेव को, और इसके साथ में दोस्तों राजगुरु को भी फांसी दे दी गई। यानी समय से पहले, एक दिन पहले ही सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु इन तीनों को दोस्तों फांसी पर लटका दिया गया। किनके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। वह अंग्रेज अधिकारी जिसने भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई थी उसका नाम था दोस्तों जीसी हिल्टन। उस अंग्रेज अधिकारी का क्या नाम था? जीसी हिल्टन। अब दोस्तों जब भगत सिंह को, सुखदेव को और राजगुरु को फांसी दे दी गई, उस समय दोस्तों इनसे इनकी आखिरी इच्छा पूछी गई थी कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है। उस समय दोस्तों हंसते हंसते सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह ने अपनी आखिरी इच्छा जताई थी कि हमारे हाथ खोल दिए जाए ताकि हम तीनों भाई आपस में गले मिल सके। तो इस प्रकार दोस्तों सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु ने मातृभूमि की रक्षा करने के लिए, अपने देश को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों का त्याग कर दिया था, प्राणों का बलिदान दे दिया था। वो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ जाते। तो यही तो बात है दोस्तों, सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु का नाम लेते ही आज भी अपना रोम रोम क्यों खड़ा हो जाता है दोस्तों? उसी वीरता के भाव के कारण, उसी राष्ट्र प्रेम के भाव के कारण आज भी सुखदेव का नाम ले लेते हैं। तो एक ही बात समझ में आ जाती है कि राष्ट्र प्रेम की बात हो रही है, मेरी मातृभूमि की बात हो रही है। दोस्तों भगत सिंह के बाद में आजादी के दीवाने, इस टॉपिक में हम जिस महत्वपूर्ण क्रांतिकारी शहीद का नाम लेने जा रहे हैं उनका नाम है दोस्तों चंद्रशेखर आजाद। क्या नाम है दोस्तों इनका? चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद का दोस्तों एक शानदार रवैया था। कहने का मतलब इतना पॉजिटिव एटीट्यूड था इनके अंदर कि ये देश को आजाद कराने के लिए हर किसी को दोस्तों आसानी से मोटिवेट कर देते थे। इसीलिए चंद्रशेखर आजाद दोस्तों HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन या हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, इसके दोस्तों कमांडर इन चीफ थे, अर्थात प्रमुख थे, मुखिया थे। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि HSRA का कमांडर इन चीफ कौन था, या HSRA की जो महत्वपूर्ण कमान थी, प्रमुख रूप से उसको नियंत्रण करने की जो कमान थी इस संगठन की, वो किनके पास में थी दोस्तों? चंद्रशेखर आजाद के पास में। दोस्तों चंद्रशेखर आजाद का जन्म भारत के मध्य प्रदेश राज्य में हुआ है।
भारत के कौन से राज्य में इनका जन्म हुआ था? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में दोस्तों इनके गांव का नाम है भाभरा। क्या नाम है दोस्तों? भाभरा गांव में इनका जन्म हुआ था। अर्थात चंद्रशेखर आजाद का जन्म स्थान है दोस्तों भाभरा। भाभरा जिला अलीराजपुर। जिस जिले में इनका जन्म हुआ था उसका नाम है दोस्तों अलीराजपुर, जो दोस्तों झाबुआ से अलग करके बनाया गया था। मध्य प्रदेश का एक जिला था झाबुआ, उसका गांव था दोस्तों भाभरा। वहां पर चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था। लेकिन वर्तमान समय में दोस्तों झाबुआ जिले से अलग जिला बना दिया गया है अलीराजपुर, और चंद्रशेखर आजाद का जन्म स्थान भाभरा गांव मध्य प्रदेश के अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। इनका जन्म दोस्तों हुआ था 23 जुलाई को, 23 जुलाई 1906। चंद्रशेखर आजाद का जन्म कब हुआ था? 23 जुलाई 1906 को। चंद्रशेखर आजाद के दोस्तों उपनाम आपसे पूछ लिया जाए कि उनके उपनाम क्या है। इनके दो उपनाम थे दोस्तों। एक तो इन्हें कहा जाता था पंडित जी। क्वेश्चन आ जाए कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पंडित जी के नाम से कौन से क्रांतिकारी फेमस थे? तो चंद्रशेखर आजाद फेमस थे दोस्तों। और दूसरा इनका नाम था दोस्तों आजाद। दूसरा इनका क्या नाम था? आजाद। यानी चंद्रशेखर आजाद का प्रमुख कथन, चंद्रशेखर आजाद का प्रमुख कथन या नारा क्या था? चंद्रशेखर आजाद का प्रमुख कथन या नारा था दोस्तों आजाद हूं और हमेशा आजाद रहूंगा। आजाद हूं और हमेशा आजाद रहूंगा। ये कथन किसका था दोस्तों? ये कथन था दोस्तों चंद्रशेखर आजाद का। चंद्रशेखर आजाद का बड़ा गजब का कॉन्फिडेंट था दोस्तों इस मामले में। अंग्रेजों की जड़ को ऐसे हिला दी थी उन्होंने कि अंग्रेजों को भी समझ में नहीं आया था कि चंद्रशेखर आजाद को कैसे पकड़ा जाए। आजाद हूं और हमेशा आजाद रहूंगा। चंद्रशेखर आजाद के इस कथन को निरर्थक साबित करने का अंग्रेजों ने दोस्तों बहुत प्रयास किया है। अंग्रेजों ने पुरजोर कोशिश किया है चंद्रशेखर आजाद को पकड़ने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन चंद्रशेखर आजाद उनके हाथ नहीं आए। उस समय में दोस्तों ऐसा माना जाता है कि चंद्रशेखर आजाद को गिरफ्तार करने के लिए अंग्रेजों ने लगभग 700 आदमी काम पर लगा रखे थे। कितने आदमी दोस्तों? 700 आदमी। और चंद्रशेखर आजाद को पकड़ने के लिए लगभग 30,000 रुपए की इनामी राशि रखी थी दोस्तों उस समय में। यानी कि स्वतंत्रता से पहले की बात है दोस्तों। उस समय 30,000 रुपए एक बहुत बड़ी राशि हुआ करती थी। और दोस्तों पैसा एक ऐसी चीज है कि इसमें आसानी से व्यक्ति फंस जाता है, आसानी से लालच में आ जाता है और गलत कार्य करने के लिए भी राजी हो जाता है। तो ऐसे ही दोस्तों एक गद्दार भारतीय व्यक्ति का नाम है, उसका नाम था दोस्तों वीरभद्र तिवारी। मैं लिखना नहीं चाहता दोस्तों ऐसे व्यक्ति का नाम, केवल आपको बता देता हूं। एक व्यक्ति था दोस्तों, इस एचआरए संगठन का ही व्यक्ति था। इसी का एक सदस्य था दोस्तों जो चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु इन क्रांतिकारियों के साथ काम किया करता था। तो अंग्रेजों ने क्या किया दोस्तों? इस वीरभद्र तिवारी को दोस्तों प्रलोभन दे दिया, कुछ लालच दे दिया और वो अंग्रेजों के चंगुल में फंस बैठा। और उन्होंने दोस्तों इनकी गवाही दे दी। चंद्रशेखर आजाद का मुखबिर बन गया वो, और अंग्रेजों को एड्रेस बता दिया इनका कि चंद्रशेखर आजाद जी वहां पर है। तो अंग्रेजों ने दोस्तों इतना करते ही, कहने का मतलब चंद्रशेखर आजाद को चारों तरफ से घेर लिया। चंद्रशेखर आजाद जहां पर भी थे, जहां पर भी गुप्त रूप से वो छुपे हुए थे, अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा देते थे, उस स्थान पर दोस्तों अंग्रेजों ने चारों तरफ से सैकड़ों सैनिक दोस्तों जहां पर वो रहते थे चारों तरफ से उनको आकर घेर लिया। जब चंद्रशेखर आजाद पर दोस्तों फायरिंग स्टार्ट कर दी गई, शुरू कर दी गई, तो चंद्रशेखर आजाद ने भी दोस्तों बदले में मतलब कि अपनी सुरक्षा के नाम पर फायरिंग शुरू की। लेकिन दोस्तों आपको पता है खुद चंद्रशेखर आजाद केवल अकेले थे और सैकड़ों अंग्रेज सैनिक थे। चंद्रशेखर आजाद सजग भी नहीं थे, उनके पास में इतने हथियार भी नहीं थे। तो दोस्तों लास्ट में क्या किया, जब चंद्रशेखर आजाद के पास में दोस्तों हथियार खत्म हो गए, हथियार समाप्त हो गए, तो उनकी पिस्तौल में दोस्तों केवल एक गोली बची थी। और उस एक गोली को देखकर उनके मन में एक भाव जगा कि यदि आज मैंने ये गोली वेस्ट कर दी, या मैंने इस गोली को आज मेरी पिस्तौल से कहीं और चला दिया, तो अंग्रेज मेरे को पकड़ लेंगे और जेल में उठाकर डाल देंगे। और मेरा जो ये कथन है आजाद हूं और हमेशा आजाद रहूंगा, यह तो निरर्थक साबित हो जाएगा। आने वाली जो पीढ़ियां हैं जिनको मैं मोटिवेट करता हूं, वो मेरे बारे में क्या सोचेगी कि उनकी बात में दम नहीं था। तो चंद्रशेखर आजाद ने क्या किया दोस्तों, वहीं पर एक मिट्टी का ढेर उठाया दोस्तों अपने हाथों में, थोड़ी सी मिट्टी उठाई, उसको नमन किया और मातृभूमि मानकर उसको कहा कि हे माँ,
हे भारत माँ, मैं बारंबार आपको प्रणाम करता हूँ। मैं शुक्र अदा करता हूँ आपने मुझे इस धरती पर जन्म दिया, इस धरती पर जन्म दिया। और मेरी अंतिम इच्छा भी यही है कि मेरा जितनी बार भी मानव के रूप में जन्म हो, माँ इसी भारत माँ की मातृभूमि में मुझे जन्म देना। और मातृभूमि को प्रणाम करते हुए, जय हिंद का नारा लगाते हुए, भारत माता की जय बोलते हुए लास्ट में उन्होंने अपनी पिस्तौल कनपट्टी पे रख दी और दोस्तों इस प्रकार वो शहीद हो गए। दोस्तों जिस स्थान पर चंद्रशेखर आजाद ने ऐसा किया, खुदकुशी की दोस्तों, उस स्थान का नाम है दोस्तों अल्फ्रेड पार्क। उस स्थान का क्या नाम है दोस्तों? अल्फ्रेड पार्क। पहले हुआ करता था दोस्तों अल्फ्रेड पार्क। इस अल्फ्रेड पार्क का वर्तमान में नाम परिवर्तन कर दिया गया है और वर्तमान में दोस्तों इसे आजाद पार्क के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? आजाद पार्क के नाम से। और यह स्थान दोस्तों वर्तमान में स्थित है प्रयाग में, यानी प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद में स्थित है, जहां पर आज चंद्रशेखर आजाद की एक बड़ी प्रतिमा लगी हुई है, जहां पर उनका स्वाभिमान आज भी ऐसे दिखाई देता है। इस प्रकार दोस्तों ये थे भारत भूमि के वीर सपूत चंद्रशेखर आजाद, जो मैंने आपको पढ़ाया है। इतिहास के इस भाग में से बहुत सारी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसएससी, आरआरबी यानी ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, और भी यदि रेलवे कोई एग्जाम कंडक्ट करवाती है, डिपार्टमेंटली एग्जाम कंडक्ट करवाती है, और राजस्थान लेवल पे दोस्तों जितने भी एग्जाम्स होती हैं, यूपीएससी की एग्जाम्स होती है, आरपीएससी जो एग्जाम्स करवाती है, उन सभी में दोस्तों आधुनिक भारत के इतिहास से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की आज हम बात करने जा रहे हैं। आइए दोस्तों ध्यान से पढ़ें। इनमें सबसे पहले लेते हैं दोस्तों अपन रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट देखिए दोस्तों क्या था रॉलेट एक्ट। ब्रिटिश सरकार के द्वारा आतंकवाद अपराध अधिनियम के तहत यह कानून दोस्तों भारत में लागू किया गया। रॉलेट एक्ट दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे भारत में कब लागू किया गया, तो दोस्तों इसे 18 मार्च 1919 को लागू किया गया। तारीख का ध्यान रखना दोस्तों, रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? 18 मार्च 1919 में। किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार के द्वारा लागू किया गया था। अब आपसे दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो रॉलेट एक्ट था, इस रॉलेट एक्ट के उपनाम क्या क्या है? रॉलेट एक्ट को और किन किन नामों से जाना जाता है? रॉलेट एक्ट को दोस्तों एक तो अंधा कानून कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक तो अंधा कानून, एक दोस्तों इसे काला कानून कहा जाता है। एक क्या कहा जाता है? इसे काला कानून। एक दोस्तों इसे आतंकवादी कानून भी कहा जाता है। रॉलेट एक्ट को ही आतंकवादी कानून के नाम से भी जाना जाता है। अंधा कानून, काला कानून और आतंकवादी कानून, ये दोस्तों कौन से कानून के नाम है? रॉलेट एक्ट के नाम है, जो 18 मार्च 1919 को ब्रिटिश भारत में लागू किया गया। अब देखिए रॉलेट एक्ट को ये जो नकारात्मक उपनाम मिले हैं वो क्यों मिले हैं? ऐसा इसलिए हुआ दोस्तों कि रॉलेट एक्ट के जो उद्देश्य थे, ब्रिटिश सरकार के रॉलेट एक्ट के जो उद्देश्य थे वो इस प्रकार से थे। वो थे दोस्तों कि भारत में जो राजनीतिक गतिविधियां बढ़ रही हैं, उन राजनीतिक गतिविधियों पर रोकथाम लगाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने दोस्तों भारत में यह कानून लागू किया। तो दोस्तों भारत में उभरते हुए राष्ट्रवाद और राजनीतिक क्रांतिकारी गतिविधियों को समाप्त करने के लिए अंग्रेजी सरकार ने या ब्रिटिश सरकार ने भारत में यह कानून लागू किया 18 मार्च 1919 को। अब दोस्तों इस कानून की कार्यशैली किस प्रकार थी? जो रॉलेट एक्ट था इसकी कार्यशैली किस प्रकार थी? इसकी कार्यशैली थी दोस्तों, किसी भी भारतीय व्यक्ति को अंग्रेज केवल क्रांतिकारी होने के शक के आधार पर या संदेह के आधार पर पकड़कर दोस्तों गिरफ्तार कर लेते थे या बंदी बना लेते थे, और ऐसे व्यक्ति को दोस्तों 2 वर्ष तक जेल में डाल दिया जाता था। और इस क्रांतिकारी होने के संदेह पर गिरफ्तार किए गए इस व्यक्ति को दोस्तों रिहा करने के लिए, छुड़वाने के लिए किसी प्रकार की अपील की कोई व्यवस्था नहीं थी, ना ही इसको छुड़ाने के लिए किसी कोर्ट कचहरी की व्यवस्था की गई थी। इसलिए दोस्तों इस गलत कानून को भारत के जो महत्वपूर्ण नेता थे मोतीलाल नेहरू ने दोस्तों इस कानून को कहा है बिना अपील
बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून। बहुत सारी एग्जाम्स में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है कि रॉलेट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून किस भारतीय नेता ने कहा है? मोतीलाल नेहरू ने दोस्तों ऐसा कहा है। या ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून किस कानून को कहा जाता है? रॉलेट एक्ट को कहा जाता है। अब दोस्तों सोचने की बात यह है, विषय की बात यह है कि पूरे भारत में इस कानून का विरोध किया जा रहा था। तो इस कानून के विरोध में भारतीय जनता ने दोस्तों उग्र रूप क्यों धारण कर लिया? उग्र रूप धारण करने के दोस्तों दो महत्वपूर्ण कारण थे। एक तो दोस्तों ये जो कानून था इसका नकारात्मक प्रभाव था, यानी ये मानवता के हित में नहीं था, लोकतंत्र के हित में नहीं था। दूसरा जो मुख्य कारण ये था दोस्तों, इसी कानून के तहत भारत के दो महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, या रॉलेट एक्ट के तहत उन्हें बंदी बना लिया गया। उन दो नेताओं का नाम है दोस्तों, एक का तो नाम था डॉक्टर सतपाल और दूसरे का नाम था दोस्तों डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू यानी डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू, ये दो भारत के उस समय के लोकप्रिय नेता थे। तो रॉलेट एक्ट के तहत इन्हें पकड़कर दोस्तों जेल में डाल दिया गया। डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू के अलावा भी दोस्तों बहुत सारे निर्दोष भारतीय लोगों को इस कानून के तहत जेल में डाल दिया गया। तो जगह जगह दोस्तों रॉलेट एक्ट को वापस लेने के लिए या रॉलेट एक्ट को समाप्त करने के लिए जनसभाएं होने लगी। ऐसी ही दोस्तों एक विशाल सभा का आयोजन किया गया जलियांवाला बाग में। कहां किया गया? जलियांवाला बाग में। आधुनिक भारत के इतिहास में यह महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, जलियांवाला बाग। देखिए दोस्तों जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग दोस्तों अमृतसर में है, आप सब जानते हैं। और अमृतसर दोस्तों भारत के पंजाब राज्य में है। पंजाब राज्य का शहर है अमृतसर। इस अमृतसर में दोस्तों स्वर्ण मंदिर भी है, विश्व प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर या गोल्डन टेम्पल। आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर अथवा गोल्डन टेम्पल भारत में कहां स्थित है? अमृतसर पंजाब में स्थित है। यहां से यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सिख धर्म के जो दोस्तों 10 गुरु हुए हैं उनमें से दोस्तों चौथे गुरु थे, उनका नाम था गुरु रामदास। क्या नाम था? गुरु रामदास। तो गुरु रामदास साहिब ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर या गोल्डन टेम्पल का निर्माण करवाया, आपको ध्यान रखना है। अब आप वापस अपने कंटेंट पे आ जाइए कि जलियांवाला बाग अमृतसर में था। अमृतसर में दोस्तों ये जो जलियांवाला बाग था एक जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति हुआ करती थी। किनकी संपत्ति हुआ करती थी? जल्ली नामक व्यक्ति की। दोस्तों एनटीपीसी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जलियांवाला बाग निम्नलिखित में से किसकी संपत्ति थी? जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति हुआ करती थी। अब हुआ क्या था दोस्तों, इस दिन था, यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड जिस दिन हुआ उस दिन तारीख थी दोस्तों 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919। बहुत सारी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को दोस्तों बहुत सारे पंजाब के सिख लोग या अमृतसर के आसपास के लोग गांवों से चलकर दोस्तों यहां इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए आए थे। तो दोस्तों इस सम्मेलन के आयोजन करने का एकमात्र उद्देश्य केवल रॉलेट एक्ट को समाप्त करने की बात पर चर्चा करना ही नहीं था, इसके अलावा और भी इसके महत्वपूर्ण उद्देश्य थे। जैसे सिखों का महत्वपूर्ण पर्व था दोस्तों वैसाखी, तो इस वैसाखी मेले की या इस पर्व की तैयारी करने के लिए भी लोग यहां पर एकजुट हुए थे। दूसरा इसका उद्देश्य था दोस्तों कि जो रॉलेट एक्ट था, इस रॉलेट एक्ट को खत्म किया जाए या समाप्त किया जाए, या अंग्रेजी सरकार गलत कानून होने के कारण इसे वापस ले ले। और तीसरा कारण था दोस्तों इस रॉलेट एक्ट के तहत जिन भी निर्दोष भारतीयों को गिरफ्तार किया गया उन्हें डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू सहित रिहा किया जाए। उन्हें क्या किया जाए दोस्तों? रिहा किया जाए। तो जलियांवाला बाग में लोगों के एकत्र होने के दोस्तों ये उद्देश्य थे। एक तो वैसाखी पर्व की तैयारी करना जो सिखों का महत्वपूर्ण पर्व है, एक रॉलेट एक्ट को समाप्त किया जाए, एक रॉलेट एक्ट के तहत निर्दोष भारतीयों को जिनको गिरफ्तार किया गया है उन सभी को रिहा किया जाए। अब दोस्तों देखो हुआ क्या था रॉलेट एक्ट के दिन। एक दोस्तों गद्दार भारतीय था,
जिसका नाम था हंसराज। इस हंसराज ने क्या किया दोस्तों, यह हंसराज गया दोस्तों जनरल डायर के पास में। किसके पास में गया, जनरल डायर के पास में। जनरल डायर कौन था दोस्तों, इस समय पंजाब का या अमृतसर का जो मुख्य सैन्य अधिकारी था या जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था वो था दोस्तों जनरल डायर। जनरल डायर, ये हंसराज व्यक्ति इनके पास में गया और इनको एक सूचना दे दी दोस्तों गलत तरीके से कि अमृतसर में हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हुए हैं और वो अंग्रेजी सरकार के खिलाफ एक विशेष सभा का आयोजन कर रहे हैं। तो दोस्तों जनरल डायर इस हंसराज की बात मानकर एक बड़ी सेना लेकर दोस्तों अमृतसर पहुंच जाता है, जहां पर जलियांवाला बाग में ये लोग एकत्रित हुए थे। वहां जाने के बाद में दोस्तों जनरल डायर वहां की आम जनता से या सभा के जो मुख्य लोग थे उनसे बिना किसी बातचीत किए हुए वहां पर दोस्तों गोलियां चलाने का आदेश दे दिया, यानी सैनिकों को फायर का आदेश दे दिया। जनरल डायर के आदेश देते ही दोस्तों हजारों की संख्या में गोलियां चलाई गई और बहुत बड़ी संख्या में दोस्तों जलियांवाला बाग में एकत्रित लोगों का कत्ल कर दिया गया। निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। अब देखिए दोस्तों, ऐसा करने के बाद में इस जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया गया और उस समिति का नाम था दोस्तों हंटर समिति या हंटर कमेटी। हंटर समिति या हंटर कमेटी अर्थात जलियांवाला बाग हत्याकांड में जांच करने के लिए हंटर कमेटी का गठन किया गया कि कौन दोषी है और कौन निर्दोष है। यह हंटर कमेटी दोस्तों अंग्रेजों के द्वारा गठित की गई थी। तो हंटर कमेटी ने दोस्तों देखो क्या निर्णय दिया। हंटर कमेटी ने दोस्तों जनरल डायर को हंटर कमेटी ने दोस्तों जनरल डायर को निर्दोष साबित कर दिया कि इसमें जनरल डायर की कोई गलती नहीं थी। जनरल डायर ने तो ब्रिटिश सरकार के प्रति अपनी वफादारी निभाई है या अपनी ड्यूटी निभाई है। जनरल डायर को बस इतना सा किया गया दोस्तों, भारत में ब्रिटिश सरकार के द्वारा बस नौकरी से निकाल दिया गया। और जब वो लंदन पहुंचे, इंग्लैंड पहुंचे, तो यहां पर दोस्तों इनके लिए चंदा एकत्रित किया गया। जनरल डायर के लिए क्या एकत्रित किया गया, चंदा एकत्रित किया गया। और दोस्तों तत्कालीन समय में जनरल डायर के लिए लगभग 2600 पाउंड की राशि एकत्रित हुई थी। कितने पाउंड की राशि, 2600 पाउंड की राशि एकत्रित हुई थी, यानी इसे बहुत ज्यादा आर्थिक मदद की गई उस समय। इसे गलत आदमी की दोस्तों ऐसी मदद की गई। जनरल डायर के लिए दोस्तों इतना ही नहीं किया गया, जनरल डायर को अंग्रेजी साम्राज्य का शेर बताया गया, अंग्रेजी साम्राज्य का रक्षक बताया गया, अंग्रेजी साम्राज्य का संरक्षक बताया गया। इसके अलावा इसे वहां पर बहुत सारे मेडल भी दिए गए, बहुत सारे सम्मान भी दिए गए। अब दोस्तों ये बात रास नहीं आई, ये बात रास किसके नहीं आई दोस्तों, उधम सिंह के। किसके नहीं आई, उधम सिंह के। उधम सिंह दोस्तों एक सिख भारतीय थे, पंजाब क्षेत्र के ही रहने वाले थे। उनके मन में दोस्तों ये बात सता रही थी कि एक व्यक्ति ने इतना गलत काम कर दिया, हजारों व्यक्तियों की इसने हत्याएं कर दी और ऐसे व्यक्ति को दंड देना चाहिए, सजा देनी चाहिए, जबकि ब्रिटिश सरकार उसका सम्मान कर रही है। अब दोस्तों इसकी कहानी अपन थोड़ी सी देर बाद में पढ़ेंगे। अपन हंटर कमेटी की बात और कर लेते हैं एक बार कि हंटर कमेटी ने जनरल डायर को तो निर्दोष घोषित कर दिया, लेकिन जो हंटर कमेटी है इसको दोस्तों देखो महात्मा गांधी ने क्या कहा है। महात्मा गांधी ने कहा है दोस्तों, पन्ने दर पन्ने, पन्ने दर पन्ने लिपापोथी, पन्ने दर पन्ने लिपापोथी। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हंटर कमेटी को महात्मा गांधी ने क्या कहा है, पन्ने दर पन्ने लिपापोथी, या विपरीत क्वेश्चन पूछ ले कि हंटर कमेटी को पन्ने दर पन्ने लिपापोथी किन्होंने कहा है, महात्मा गांधी ने कहा है। हंटर कमेटी के अलावा दोस्तों कांग्रेस ने भी एक जांच कमेटी का गठन किया, जिसका अध्यक्ष दोस्तों मदन मोहन मालवीय को बनाया गया। मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, वो भी दोस्तों इस कमेटी के सदस्य रहे। जब उन्होंने दोस्तों जांच किया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोगों की हत्याएं हुई हैं, तो दोस्तों उसमें लगभग हजारों लोगों की हत्या हुई है। और इस हंटर कमेटी के अनुसार दोस्तों केवल 379 व्यक्तियों की हत्या हुई है। इस हंटर कमेटी के अनुसार केवल कितने व्यक्तियों की हत्याएं हुई है दोस्तों, 379 व्यक्तियों की हत्या हुई है। आपसे यह भी पूछ ले कि हंटर कमेटी का अध्यक्ष कौन था। हंटर कमेटी का अध्यक्ष था दोस्तों जीसी हंटर। हंटर कमेटी का अध्यक्ष कौन था, जीसी हंटर, आपको ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों इस सारे का लास्ट में रिजल्ट क्या निकल के आता है। लास्ट में दोस्तों रिजल्ट ये निकल के आता है कि जो भी भारत के बड़े नेता थे
उन बड़े नेताओं ने दोस्तों इस जलियांवाला बाग हत्याकांड का बहुत बड़े स्तर पर विरोध किया, यानी किसानों ने सरकार को टैक्स देने के लिए मना कर दिया। इसके अलावा महात्मा गांधी ने अंग्रेजों से प्राप्त केसर ए हिंद की उपाधि को वापस लौटा दिया। जमनालाल बजाज ने दोस्तों राय बहादुर की उपाधि अंग्रेजों को वापस लौटा दी और रविंद्रनाथ टैगोर ने दोस्तों सर या नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी। सार रूप में अपन ये कह सकते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण ब्रिटिश सरकार की पूरे भारत में निंदा हुई और रॉलेट एक्ट का बड़े स्तर पर विरोध हुआ। अंग्रेजी सरकार ने दोस्तों इस व्यवस्था पर कंट्रोल करने के लिए जो अमृतसर है, अमृतसर में दोस्तों मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। अमृतसर में क्या लागू कर दिया गया? मार्शल लॉ। मार्शल लॉ क्या होता है दोस्तों? यानी सैन्य शासन लागू कर दिया गया। ऐसा स्थान जहां पर सैनिक शासन लागू कर दिया जाता है उसे मार्शल लॉ के नाम से जाना जाता है, यानी उस क्षेत्र पर पूरा नियंत्रण सैनिकों के हाथ में आ जाता है। ठीक है, अब आ जाइए दोस्तों उधम सिंह पर। उधम सिंह ने क्या किया दोस्तों? उधम सिंह को दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड रास नहीं आया था, उन्हें यह बात ठीक नहीं लगी थी, तो उन्होंने दोस्तों इस राष्ट्रीय अपमान का बदला लेने की बात ठानी कि मैं इस राष्ट्रीय अपमान का बदला लेकर रहूंगा। और दोस्तों ये जो उधम सिंह जी हैं वो इंग्लैंड चले जाते हैं और इंग्लैंड चले जाने पर जो जनरल डायर एक दिन क्या है दोस्तों एक समारोह में भाग ले रहा था, तो उस समारोह के दौरान उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को गोली मारकर दोस्तों जनरल डायर की हत्या कर दी। गोली मारकर जनरल डायर की हत्या कर दी। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाए वह व्यक्ति कौन था जिसने जनरल डायर की हत्या करके जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसे राष्ट्रीय अपमान का बदला लिया? उसका नाम था दोस्तों उधम सिंह और ये कहां के थे? पंजाब के। इन्होंने जनरल डायर की हत्या किस दिन की थी दोस्तों? 13 मार्च 1940 को। तो दोस्तों आज हमने मॉडर्न हिस्ट्री में इन दो कंटेंट की बात की है, एक तो रॉलेट एक्ट की और एक जलियांवाला बाग हत्याकांड की। बहुत अच्छे तरीके से समझाया दोस्तों, ठीक से आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान से देख लीजिए।